कोई ऐसी सूरत हाल आ गई कि अमानतुल्लाह को आम आदमी पार्टी और मुसलमानों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ा, किसी एक को चुनना पड़ा, तो अमानतुल्लाह खान क्या चुनेंगे? अब अगर मैं कम्युनल हूँ तो मुझे 30-35 हज़ार वोट हिंदू क्यों मिलता है? मेरे यहाँ तो किसी भी ऑफिस में भेदभाव नहीं होता। साहब एक सवाल सियासी हो जाए आपकी पार्टी के हवाले नहीं, से। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी जब आई तो मुसलमानों ने उसका भरपूर साथ दिया, दीगर तबकात के अलावा मुसलमानों ने भी मजबूत तौर से उसके साथ खड़े रहे और ये लगा कि ये चूँकि एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात करती है, ये एक नया समाज और नई सूरत हाल मुल्क की सियासत ने पैदा करी थी और उसने कोशिश भी की, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी और मुसलमानों के दरमियान एक दूरी सी पैदा हो रही है? अमानतुल्लाह खां एक कड़ी था, एक कड़ी है मुसलमानों और आम आदमी पार्टी के दरमियान, ये एक परसेप्शन है। तो क्या वो कड़ी कमज़ोर हो गई है, या वो कड़ी कमज़ोर की जा रही है, या उसने ख़ुद को मौजूदा हालात को देखते हुए अपने आप को खामोश कर लिया है? क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली में हम हैं, बहुत सारी मिसालें और सरकार में हैं, कि आम आदमी पार्टी ने कोई भी ऐसा फैसला किया हो जो किसी भी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो। मुझे नहीं लगता। लोग मरकज़ को ब्लेम करते हैं कि मरकज़ हमने बंद कराया था, तो वो स्टार्टिंग का एक चीज़ थी, लेकिन बाकायदा पेशेंट का मामला बिल्कुल अलग से पेश किया जाता था। नहीं, देखिए, वो इसलिए किया जाता था क्योंकि कम्युनिटी के अंदर खौफ था, पूरे दिल्ली के अंदर खौफ था। अब जस्टिफाई कर रहे हैं? और नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा, कम्युनिटी के अंदर खौफ था, तो मरकज़ से लोगों को इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, बाहर के लोगों को। तो अगर केस मरकज़ के ज़्यादा निकलते थे तो वो इसलिए अलग बताया जाता था कि दिल्ली के जो आम लोग हैं उनको ये डर ना हो कि हमारे बीच से निकल कर गया। तो लोगों में डर था उस वक्त कोरोना को लेकर के, तो हम ये बताते थे कि भाई ये मरकज़ से इतने गए हैं, इनसे किसी को इफ़ेक्ट नहीं हुआ। जो आवाम से जाते थे, जैसे एक गली नंबर जाकिर नगर की गली नंबर 2 से गया, तो जाकिर नगर के सारे गली के लोग डरते थे, तो ये इसलिए अलग से बताया जाता था। लेकिन जब लोगों को इस बात की शिकायत हुई तो हमने उसको रोक दिया। और मरकज़ वाले मौलाना साद साहब और उनकी टीम के लोग बता देंगे कि हमने उनकी कितनी मदद की। रमज़ान का वक्त था, अफ्तार का वक्त होता था, हमने अफ्तार के लिए कैसे इंतज़ाम किए। हम फ्रूट्स भेजते थे, सहरी भेजते थे, अफ्तारी भेजते थे, मच्छरदानी तक हमने भेजी, ओडोमॉस तक हमने भेजा। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि जो क्वारंटाइन सेंटर के अंदर तबलीगी जमात के लोग थे उनकी मदद हो। हाँ, हो सकता है चूक हुई हो शुरू में, लेकिन उसके बाद जब से हमें ये एहसास हुआ कि नहीं, हमें इनका करना चाहिए, और हमने पूरी तरह से किया, और सरकार ने कहीं कोई मुखालफत नहीं की। दिल्ली वक्फ बोर्ड जब मरकज़ हो गया तो पहले ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी ने जो है मरकज़ बंद कराया। हम जब दिल्ली वक्फ बोर्ड पिटीशन में गया तो उनके जो तुषार मेहता केंद्र सरकार के वकील हैं वो पेश हुए, और स्पेशल नोटिफिकेशन किया गया। जब हमारा दिल्ली सरकार के वकील को हटा करके उनका पेश किया तो केंद्र ने मुखालफत की, वो सब चीज़ें खुल कर आई, और आज तक केंद्र मुखालफत कर रही है। वो तो चाहता ही नहीं है कि मरकज़ खुले, पूरी तरह से सारी चीज़ें खुलें। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड और अमानतुल्लाह भी अरविंद केजरीवाल का सिपाही है, और अरविंद केजरीवाल की मंशा से ही मैं गया था वहाँ। मैंने जो खुलवाया, तो ऐसा नहीं है। लोग दूरी पैदा करते हैं, मुझे और पार्टी को अलग करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, अमानतुल्लाह तो ठीक है मुसलमानों के मामले में, लेकिन पार्टी ठीक नहीं है। अमानतुल्लाह उसी पार्टी का तो है। ठीक थी, अब थोड़ी गड़बड़ हो रही है। नहीं, ये जो है एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। भाई, आपकी तहरीक यूपी की अयोध्या जो शुरू हुई चुनाव की, बड़े बड़े तिलक लगा के सब वहाँ से निकल कर आए। एक मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरीके से जो कोई भी मामला होता था, पहले बहुत खुल के बोलते थे आपके सीनियर लीडर, अब उतना नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगे केजरीवाल साहब जो है वो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा छीनने के लिए मुसलमानों से दूरी कर रहे हैं। अब मिसाल दूँ, अमानतुल्लाह खां पीएसी का मेंबर था। अमानतुल्लाह खां विधानसभा की माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी का अध्यक्ष था। अब आज न वो पीएसी में है, न उसका अध्यक्ष को रहने दिया गया। तो क्या ये परसेप्शन नहीं जाएगा कि अमानतुल्लाह को
पीछे नहीं। कमज़ोर किया जा रहा है या उसको पीछे किया जा रहा है? नहीं, देखिए, जैसे आपने कासिम तिलक वाली बात की, भाई मैं मुसलमान हूँ, और जब मुझे सियासत में रहते हुए नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, जब मुझे टोपी पहनने की इजाज़त है, जब मुझे रोज़ा रखने की इजाज़त है, जब मुझे जुमे की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, जब मैं जमात में जा सकता हूँ, तो जब मैं अपने मज़हबी काम कर सकता हूँ, तो अरविंद केजरीवाल, मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपने मज़हब पर हूँ। सरकारी और होने अगर पर- अगर अगर देखिए, मुसलमान मज़हब और सियासत अलग अलग चीज़ें हैं। मज़हब ने आज़ादी, सियासत ने आज़ादी दी है, हमारे आइन ने आज़ादी दी है कि जो जिस धर्म का है आज़ादी के साथ अपने धर्म को अपना सकता है, उससे सियासत का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी अरविंद केजरीवाल एक हिंदू हैं, अगर वो तिलक लगाते हैं तो वो उनका धार्मिक, लेकिन मुझे टोपी ओढ़ने के लिए तो मना नहीं कर रहे ना वो, मुझे रोज़ा रखने के लिए मना नहीं कर रहे वो, मुझे जो है नमाज़ पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे वो। तो जब मैं अपने मज़हब, मुसलमान होते हुए अपने मज़हब को अच्छे से अपना सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं, उनसे इख्तलाफ क्यों है? वो एक हिंदू धर्म से आते हैं, अगर वो तिलक लगा रहे हैं तो वो उनकी आस्था है, लेकिन अगर वो मुझे मना करें कि नहीं तू टोपी नहीं ओढ़ेगा तो वो गलत है। लेकिन ऐसा तो वो नहीं करते। जब अपने मज़हब पर रहते हुए, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन ये जो अमानतुल्लाह खां को पॉलिटिकली एक लग रहा है कि कमज़ोर किया जा रहा है या कर दिया गया है। आपको पीएससी में आप थे, आप अब नहीं हैं, जैसे मैंने सवाल किया। आप विधानसभा की माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन अब आप नहीं रहे। शायद आपकी सक्रियता, आपकी सरगर्मी की वजह से लगा कि नहीं भी कुछ ज़्यादा आगे जा रहे हैं। नहीं, क्या मसला है? जैसे विधानसभा की कमेटियाँ हैं, ये क्यों हटाया आप? वो हर साल बदलती हैं, आप काम सही नहीं कर तो रहे दूसरे लोगों को मौका दे दिया। वो तो देखिए, सारे एमएलए, 5 एमएलए हैं, आप सही काम करे थे कि नहीं? मैं भी सही काम कर रहा हूँ, और जो अब आए हैं वो भी सही काम करेंगे। करेंगे, कर नहीं रहे। नहीं, अभी तो आए हैं ना, तो वो भी सही काम। नहीं, आपके तो आते ही पता लग गया था कि भाई ये कमेटी है, ये कमेटी काम कर रही है। अब तो जिसको भी बनाया गया है तो पता ही नहीं लग रहा है कि वो कौन है और वो क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं जब तक था और अपनी जिम्मेदारी के साथ था, और अब मैं, क्योंकि मेरी विधानसभा बड़ी विधानसभा है, 2 साल कोरोना का टाइम था, मेरे इलाका ज़्यादातर अनऑथराइज है, पूरे इलाके में सीवर्ड नहीं था, सड़कें नहीं थी, पानी की लाइनें नहीं थी, स्कूल की कमियां थी। तो मैंने ख़ुद कहा सीएम साहब से कि भाई मैं अब चाहता हूं कि क्योंकि मुझे आवाम ने जिस तरह से भरोसा दिया, एतमाद दिया, तो मैं अब चाहता हूं कि अपनी विधानसभा को कंसंट्रेट करूं। ज़्यादा वक्त मैं अब अपनी विधानसभा में दे रहा हूं, क्योंकि पूरे इलाके में सीवर का काम चल रहा है। इसलिए पीएससी में नहीं रहे। पीएससी तो फैसला है भाई, क्योंकि सबसे बड़ी पॉलिसी साज, फैसले साज कमेटी है भाई पार्टी की, उसमें मुसलमानों की एक अच्छी, एक मजबूत एक आवाज़ थी। नहीं, अभी भी है। अब इमरान हुसैन हैं, मंत्री हैं, हमारे नेता हैं मुसलमान, आवाज़ उठाते हैं वो। हाँ बिल्कुल। अच्छा। इमरान हुसैन जो है एक मंत्री हैं। अब आप कह रहे हैं तो और पार्टी के मुस्लिम चेहरा हैं वो, क्योंकि जो आदमी पार्टी का मंत्री है, इमरान हुसैन है। नहीं, पहले भी थे वो, एनी में थे वो, नेशनल एग्जीक्यूटिव में हम दो लोग थे। देखिए, हम 2 लोग थे, पहले मैं था और मैं भी था और वो भी थे। मैं पीएससी मेंबर था, वो एनी के मेंबर थे। अब वो एनी से पीएससी में आ गए, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी से मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और सीएम कोई शिकायत नहीं है, सीएम मेरे साथ है। आपको घर बिठाते हैं जब भी कोई शिकायत नहीं? मैं घर नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम कर रहा हूँ, और लोगों से रोज़ाना का मिलना है, बोर्ड को मैं चला रहा हूँ, और जो मैं काम है, मेरी विधानसभा के लोगों ने जिस तरह से मुझे भरोसा दिया, मैं इनके साथ हूँ। और मैं जहाँ जो आवाज़ उठानी होती है वो मैं आवाज़ उठाता हूँ, चाहे वो कोई भी मुद्दा रहा हो, और मुझे कभी ना टोका गया ना रोका गया। मुझे लगता है जहाँ मुझे ज़रूरत है मेरी आवाज़ उठाने की या काम करने की, मैं आज़ादी से काम करता हूँ, और कभी आज तक मुझे किसी मामले पे मेरी पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं रोका। जैसे बीजेपी को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं रही, उसने बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिया है, ठीक है, किसी भी आईनी ओहदे पर, छोटा हो या बड़ा हो, इस वक्त कोई मुसलमान नज़र नहीं आता। पार्लियामेंट में उनका कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, सरकार में कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। तो क्या आम आदमी पार्टी को भी अब मुसलमानों की उतनी ज़रूरत नहीं है, या एक वक्त वो आएगा कि वो भी बीजेपी की तरह कह दी कि भाई ठीक है, वोट देना है तो दो, नहीं देना है मत दो? नहीं, देखिए,
ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को कौन सबकी बना रहा ज़रूरत है, कौन बना रहा है? मीडिया। हमारी अपोजिशन और मीडिया। आम आदमी पार्टी को सबकी ज़रूरत है और बराबर ज़रूरत है और सबकी बराबर अहमियत है। कोई एक आदमी बता दे कि आम आदमी पार्टी ने धर्म की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव किया हो। अच्छा ठीक है, यूपी के चुनाव में अमानतुल्लाह को इसलिए नहीं भेजा गया था कि पार्टी को ये लग रहा था कि शायद उससे जो उनका हिंदू वोट मिलने का होगा वो खिसक सकता है। मीडिया आपको खलनायक बना के क्यों पेश करता है? अब देखिए वो मीडिया, क्योंकि मीडिया तो मोहब्बत क्यों है आपसे? मीडिया तो चलाई बीजेपी रही है भाई, सारा सिस्टम अंबानी अडानी। तो अमानतुल्लाह से क्यों मोहब्बत है इतनी? हिंदू मुसलमान कैसे करेंगे? मुसलमानों का अमानतुल्लाह को एक कम्युनल चेहरा बनाने वाला कौन है? बीजेपी और ये मीडिया। अब अगर मैं कम्युनल हूँ तो मुझे 30-35 हज़ार वोट हिंदू क्यों मिलता है? मेरे यहाँ तो किसी भी ऑफिस में भेदभाव नहीं होता, ना मुसलमान ना हिंदू। और जो मेरे विधानसभा के लोग हैं वो बता देंगे कि कम्युनल नहीं हूँ, लेकिन कम्युनल बनाया और इस तरह के चेहरे वो बनाते हैं ताकि उनके नाम पर हिंदू वोटों को एकजुट किया जाए। ये बीजेपी करती है और मीडिया करती है। मीडिया बीजेपी के इशारे पर काम करती है। और कौन कह रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश नहीं गया था? मैं कानपुर गया था, मैं संत कबीर नगर गया था, आपको पंजाब भेज दिया था। जो खलीलाबाद नहीं, मैं खलीलाबाद की जो सीट है पंजाब भेजा था आपको? नहीं, मैं पंजाब भी गया और मैं उत्तर प्रदेश भी गया। जो खलीलाबाद की सीट है बाकायदा मैं वहाँ 4-5 दिन रहकर आया था और वहाँ हमने 25 से 26 हज़ार वोट भी हासिल किए थे हमारे वहाँ कैंडिडेट ने। तो मैं वहाँ रहा। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कम्युनलिज्म है ही नहीं, हमारे यहाँ तो इंसानियत है, ज़रूरत है। आज एक परेशान हाल हैं लोग आज कारोबार से परेशान हैं, लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं। इस पर बात नहीं करते। इन सब को आज कौन है? मुसलमान हैं कहाँ? मुसलमानों के नाम पर जो आज ये बीजेपी जो राजनीति करती है, तो हिंदू भाइयों को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की सारी इकोनॉमी अगर 2 लोगों के पास चली जाएगी तो हमसे तो जाएगी नहीं, हम पे तो कुछ है ही नहीं। सारे हिंदू भाइयों पे बिजनेसमैन कौन है? मुसलमान तो है ही नहीं। मुसलमान के तो बहुत बुरे हालात हैं। मुसलमान कहाँ बिजनेसमैन है? सारे छोटे बिजनेसमैन यही सब लोग हैं। अगर सारी इकोनॉमी अंबानी अडानी पर चली जाएगी तो किसका नुकसान होगा? इन्हीं लोगों का होगा। तो इन लोगों के नुकसान को ये मतलब हटा करके और ये हिंदू मुसलमान पर लाकर खड़ा करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक मैं एमपी साहब की स्पीच सुन रहा था, उन्होंने पूरा नीति आयोग की रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक भी पब्लिक सेक्टर नहीं बनाया 7 साल में 8 साल में और 23 प्राइवेटाइज कर दिए। तो ये पूरे मुल्क को, अंग्रेज़ कैसे आए थे? जहांगीर के दौर में आए थे ना, जहांगीर बादशाह के दौर में ऐसे ही तो आए थे, बिजनेस से आए थे। तो अंबानी अडानी का गुलाम दोबारा से ये मुल्क होने जा रहा है। और ये लोग करेंगे, 2 गुजरातियों को पूरा देश बेच देंगे। और ये जो हिंदू भाई हैं, इनकी नज़र, इनकी आंख जब खुलेगी तो इसी बात पे खुश हैं कि साहब मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो कहाँ रही है? मुसलमानों पर है क्या? बिज़नेस तुम्हारे छीने जा रहे हैं, रोज़गार तुम्हारा छीना जा रहा, महंगाई से तुम परेशान हो, बेरोज़गारी से तुम परेशान हो, क्योंकि आबादी तुम्हारी ज़्यादा है, हमारी नहीं है। हम तो बहुत मुख्तसर से हैं और हमसे आपको ख़तरा क्या हो सकता है? ये डराते हैं कि मुसलमान, पहले 70 सालों में मुसलमान से कोई नहीं डरा, लेकिन इन 8 साल में मुसलमान के नाम से हिंदुओं को डरा करके राजनीति की जा रही है और ये सिर्फ लूटा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आप खुद बताइए कि जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ने बनाए, 23 ऐसे पब्लिक सेक्टर को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। कितना पूंजी लगी होगी, कितनी एनर्जी लगी होगी, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना रोज़गार उनसे मिला होगा, और वो सारा अगर प्राइवेट कर दिया हो तो उस पर कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। अगर सवाल भी होता तो हिंदू मुसलमान एजेंडा आप देखो मीडिया के, इन्हीं पर एजेंडे, यही एजेंडे हैं। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल मोदी के मुतबादिल हो सकते हैं आगे चल के? बिल्कुल, और कोई है भी नहीं, कोई नहीं, उनके अलावा कोई नहीं है। वो एक ऐसा चेहरा है, उन पर कोई दाग नहीं है। ये लोगों को, आज मनीष जी को ये टारगेट कर रहे हैं, अरविंद जी से जोड़ना चाहते हैं, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं, अरविंद जी से जोड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल पर अभी तक कोई भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम नहीं है, ना किया, आम आदमी पार्टी ने किया ही नहीं। ये हो सकता है
भाई हम काम कर रहे हैं, काम को कैसे रोकेंगे? आप इंक्वायरी सेटअप करा दो, आप एलजी बिठा दो, एलजी अफसरों को बुलाना शुरू करेगा, तो जो हमारी स्पीड थी काम करने की उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। अफसरों को डायरेक्ट जब एलजी बुलाएगा, धमकाएगा, तो अफसर काम क्यों करेगा? हमारी क्यों सुनेगा? इन्हीं की सुनेगा। तो आज ये सब इंक्वायरी अफसरों को फंसा रहे हैं, मंत्रियों को फंसा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी को आपने जेल डाल दिया। ये वही सत्येंद्र जैन है जिन्होंने पूरी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक किया, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी के अंदर काम किया, जिन्होंने फ्लड डिपार्टमेंट के अंदर काम किया। और सत्येंद्र जैन ने, जितना मैं जानता हूँ, सत्येंद्र जैन के पास जब भी हम गए, जिस काम के लिए हम गए, कभी उन्होंने किसी काम को मना नहीं किया। कितने भी पैसे की फंड की ज़रूरत हो, उन्होंने हमेशा फंड किया। और वो एक मजबूत पिलर थे आम आदमी पार्टी के, हैं पिलर, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। आखिरी सवाल, हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो, अमानतुल्लाह खां की जो छवि है, जो इमेज है, उसको देखते हुए सवाल है कि अगर कल को इस बात के लिए इंतखाब करना पड़ा, कोई ऐसी सूरत हाल आ गई कि अमानतुल्लाह को आम आदमी पार्टी और मुसलमानों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ा, किसी एक को चुनना पड़ा, तो अमानतुल्लाह खां क्या चुनेगा? देखिए भाई, एक बात सुनिए, मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर सकूं। तो मैं तो लोगों के बीच में रहूँगा और मैं सियासत में जब तक हूँ आम आदमी पार्टी के साथ हूँ, अरविंद केजरीवाल के साथ। जिस दिन अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी मुझसे किनारा करेगी, उस दिन अमानतुल्लाह भी सियासत से किनारा कर लेगा। अपने लोगों के बीच में रहूँगा, काम करूँगा। तो ये थे अमानतुल्लाह खां। आपने देखा कि इस बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू में इनके साथ किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं की गई। पुराने ताल्लुकात का कहीं कोई आपको असर नज़र नहीं आया होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के सवाल और अमानतुल्लाह खां के जो जवाबात हैं वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप अपने तबसरों से बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। इस ख़ास प्रोग्राम में बस इतना ही। अब आपसे अगले किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।